गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो 2 दिन के बाद चैत्र नवरात्रि आ रही है और जो लोग जप करते हैं और ख़ास करके गायत्री की उपासना करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मौका है। 9 दिन तक अगर अच्छी तरह साधना करते हैं तो उसका बहुत सारा लाभ हमें मिलता है। तो ये प्रयत्न करने चाहिए कि थोड़ा समय निकाल के दिन में कम से कम 3 बार एक माला भी करेंगे, मतलब 18 मिनट 3 SRB के साथ गायत्री जैसे हमने सीखा है इस तरह, तो बहुत फ़ायदा होगा। अर्ली मॉर्निंग, दोपहर को खाने से पहले और शाम को तो कम से कम 3 बार करनी चाहिए। जो लोग पुराने हैं वो थोड़ी और रिदम के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 3 रिदम है, 12, 36 एंड 18। तो एक माला 18 के ऊपर या 36 के ऊपर भी कर सकते हैं। और 36 के ऊपर किस तरह करना है तो हमने एक माला का एक डेमो बनाया हुआ है कि जिसके अंदर 6 मिनट तक बोल के बताया है कि किस तरह 36 के ऊपर बोल के गायत्री करना है। तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। नेचर हमें मौका देते हैं पर हमारे अंदर आलस या जो हम एक रूटीन में जिस तरह जी रहे हैं, बस सुबह से शाम को हमारे 7 दिन एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो नेचर जब कुछ और मौका देती है तो उसका लाभ उठाना चाहिए और थोड़ा अंदर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये एक चैत्र नवरात्रि आ रही है और इस तरह हम गायत्री में और आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने ये एजुकेशन फॉर अटेंशन में जो एक बात देखी थी कि ये जो हमारी विचारों की स्पीड है वो जो है वो इतनी फास्ट है कि इसके कारण हमारा जो अटेंशन जो है वो ठीक तरह से हम पे नहीं कर सकते हैं। तो एक ये ज़रूरी है कि 3 SRB जब हम करते हैं, हमारा अनुभव ये कि जब हम 3 SRB करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा विचारों की स्पीड कम होती है और तभी हमारा अटेंशन जो है वो और अच्छी तरह हो पाता है और हम अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये 3 SRB का एक रोल है इसके अंदर कि ये विचारों को कम कर सकते हैं। अब भगवान ने 120 विचारों की स्पीड क्यों दी है? तो अगर आपको याद होगा कि जब इनर डिसिप्लिन हम पढ़ते थे तो उसके अंदर ये बात आई थी कि जिस तरह हम जीवन को परसीव करना है, जिस तरह हम जीवन को देखना है, समझना है, तो विचारों द्वारा ही हम जीवन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और विचार की स्पीड अगर 1 सेकंड में 120 नहीं होती है तो विचारों को जिस तरह हम आज महसूस करते हैं और जीवन को महसूस करते हैं इस तरह नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि 120 विचार जो अंदर आते हैं, इम्पल्स आते हैं, वो सबके सब तो विचार बनते नहीं है, उसमें से बहुत कम विचार बनते हैं। तो 120 में से आधा से ज़्यादा तो वैसे ही निकल जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि भगवान ने इस तरह की ये की है कि भाई इसमें से जितना कम से कम जो जितने ज़रूरी है कि जीवन को अच्छी तरह समझने के लिए, इसलिए इतना 120 विचार दिए गए हैं। इससे ज़्यादा अगर होता तो मानो कि जीवन इतना फास्ट चलता, फास्ट फॉरवर्ड की तरह, कि हम समझ नहीं पाते। और अगर इतना स्लो होता है, 120 से कम आते
तो भी जीवन को समझना मुश्किल हो जाता है। तो नेचर का एक डिफ़ॉल्ट ये बनाया हुआ है कि अपने बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर इतने इम्पल्सिस तो आने ही चाहिए ताकि व्यक्ति जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो अच्छी तरह समझ सके। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। पर जब हम, ये तो नॉर्मल लाइफ की बात हो गई, पर जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब करते हैं, तब यही 120 के विचार जो है वो भी हमें ज़्यादा लगते हैं और उसको हमें कम करना पड़ता है, तभी हम अंदर की ओर जा सकते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ जीने की स्पीड जो है वो तो बराबर है, पर मेडिटेशन की ये स्पीड ज़्यादा है, तो फिर मेडिटेशन में हमें इसको घटाना पड़ता है। और 3SR भी यही रोल करता है। 3SR भी ठीक तरह करेंगे तो ये विचारों की स्पीड कम होती जाएगी। तो ये लास्ट में हमने देखा था पेज नंबर 45 के ऊपर। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। फॉर दोज हु intellectually appreciate all this but are unable to go deeper into understanding that actually transform the quality of life, Patanjali suggests a remarkable aid. अब कई लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा जानना समझने तक का ही होता है, थोड़ा सुपरफिशियल होता है। डीपर जाके इसमें से कोई अंडरस्टैंडिंग निकले या डीप में जाके उसकी कोई प्रैक्टिस कर पाए, इतनी गहराई से लोग उसमें एंटर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल 3SRB, तो कई लोगों का 3SRB के अंदर इंटेलेक्चुअल एक यही एप्रिसिएशन होता है कि इंटेलेक्चुअली उसको समझे, इंटेलेक्चुअली ये क्या है, और फिर थोड़ा बहुत प्रयोग करें, पर डीप में जा नहीं सकते। अगर डीप में जाते हैं 3SRB में, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शायद हमारा जो लाइफ की क्वालिटी है वो ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इसके लिए पतंजलि ने ये हमें 3SRB की एड दी है। 3SRB द्वारा हम अपने जीवन की क्वालिटी है, लाइफ ऑफ क्वालिटी, उसको हम बदल सकते हैं। पर इसके लिए खाली ऊपर से ये इंटरेस्ट बताना इतना सही नहीं है। इसके अंदर ज़रा गहराई से जाना पड़ेगा। और 3SRB की रोज़ाना 5, 6, 7, 8 घंटा अगर इसकी प्रैक्टिस होती है तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, और वो अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बट बिफोर वी प्रेजेंट इट इन डिटेल, लेट अस restate briefly the 3 conditions necessary to enable us to benefit from this aid. तो यहाँ 3 प्रकार के कंडीशन या पॉइंट कहते हैं राइटर, लेखक, कि जिसके द्वारा हम ये 3SRB या पतंजलि की जो मदद है उसके बारे में हम डिटेल में जान सकें। तो पहली बात ये है, conscious self-propelled desire to unfold into heightened awareness। तो पहले क्या है, पहली ये बात है कि हमारे अंदर जो सेल्फ प्रोपेल्ड डिजायर है, जो स्वचालित इच्छा, मतलब अपने आप में इच्छाएं बनती ही रहती है, वो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। दिन भर में न जाने कितनी इच्छा हो हमारे अंदर बनती रहती है, और वो मैकेनिकली या जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड रूप में, मतलब स्वचालित रूप में बनती है। उसको हमें जरा चेंज करके उसको हाइटन अवेयरनेस के अंदर ले जाना है, मतलब कि उत्कट जागृतता की स्थिति में उसको हमें प्रकट करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि तावरिया जी भी हमें 2 प्रकार की अवेयरनेस बताते थे, एक एक्टिव अवेयरनेस और दूसरी पैसिव अवेयरनेस। तो जो नॉर्मली हमारा जीवन है वो पैसिव अवेयरनेस से ही चलता है, सामान्य एक अवेयरनेस है और उसके द्वारा हम जीते जाते हैं। उसको हमें एक्टिव अवेयरनेस के अंदर ले जाना। मैकेनिकली इच्छा उत्पन्न होती है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बदले में
एक एक्टिव अवेयरनेस के साथ में हमें जीना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्शियस रिजेक्शन ऑफ आवर आउटर इंसेंटिव, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, neither pleasure that is heaven nor pain that is hell should be a part of our motivation। अब दूसरी बात जो है हमें कि हमारे अंदर जो एक दो चीज़ होती है, एक होती है एक प्रकार की लालच आती है और लालच का अस्वीकार करना है। तो लालच किस बात की है कि भाई मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। तो हमारे धर्मशास्त्र जो है वो इस प्रकार की इंसेंटिव हमें एक लालच देते हैं कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद जो है स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और अगर गलत काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट में के रूप में नरक में जाना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत खतरनाक है। इससे व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए और ये इस तरह की जो इंसेंटिव है उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, उसका अस्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जीवन जो है वो किसी भी लालच से या डर से नहीं चलना चाहिए। अगर कोई चीज़ का लालच है तो वो भी काम का नहीं है, डर है तो भी काम का नहीं है। पर हमारा तो प्रॉब्लम है ये है कि हम तो भगवान को भजते हैं, वो भी डर के कारण भजते हैं। भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए हम भगवान को भजते हैं तो एक अलग बात है, पर ज़्यादातर लोग भगवान को भजते हैं क्योंकि भगवान से डरते हैं। तो भगवान से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो गलत काम करते हैं उनको भगवान से डरने की ज़रूरत है। जो एक अच्छा जीवन जी रही है व्यक्ति, उसको भगवान से डरने की क्या ज़रूरत है। तो न भगवान से डरना है और न भगवान से डरकर उसे प्रेम करना है, पर एक सहज प्रेम के रूप में उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। तो ये जो धर्म की शिक्षा है यहाँ स्वर्ग नरक के लालच के बारे में वगैरह वगैरह, उसे हमें ऊपर उठना है और अध्यात्म हमें जो है उसे ऊपर उठाता है। अध्यात्म की शिक्षा है वो इसे हमें उसको कॉन्शियस रिजेक्शन के बारे में बताता है कि भाई उसको हमें जागृति पूर्वक इस प्रकार की इच्छाओं का अस्वीकार करना है। तीसरी बात, कॉन्शियस रिजेक्शन ऑफ pseudo approaches like japa, tapa, symbol governed religious and meditative practices, drugs, undue preoccupation with intellectual analysis and psychological theories which actually prevent encountering the reality of individuals' existence, etc. अब तीसरी बात एक रिजेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि क्या रिजेक्ट करना है। तो स्यूडो अप्रोचेस, तो स्यूडो अप्रोच का मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर एक नकली दृष्टिकोण हमारे अंदर है या फिर छम्म वेश में हमारे अंदर एक दृष्टिकोण या कोई रास्ता बनता है, एक अप्रोच होता है, उसका हमें सजगतापूर्वक इनकार करना है। और ये जो स्यूडो अप्रोचेस क्या होते हैं, जैसे कि जप, तप, फिर प्रतीकात्मक, धार्मिक और ध्यानात्मक या फिर चिंतनशील प्रैक्टिसेस, इसके बाद में ड्रग, खास करके नशीली दवाएं जो लोग लेते हैं, फिर बौद्धिक पृथक्करण तथा मनोशास्त्र के सिद्धांत जो व्यक्ति के अस्तित्व की वास्तविकता का सामना करने से रोकता है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ इतनी सारी चीज़ें बताई है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो लाइफ का जो रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, हमारा जो व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसका ही इसकी जो वास्तविकता है उसका हम सामना नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों से। मतलब कि अगर आप जब तक ये सारी चीज़ें धार्मिक क्रियाएं एक भगोड़े के रूप में करते हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर सारी चीज़ें करते हैं तो कोई काम का है। बाकी लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एक एस्केपिज्म के रूप में करते हैं, चीज़ों से दूर भागने के रूप में करते हैं, तो फिर ये फ़ायदा नहीं है। और इसके कारण ही लोग कई लोग नशीली दवा लेते हैं,
और पड़े रहते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि वो कोई मेडिटेशन के स्टेट के अंदर आ गए हैं। फिर कई लोग बौद्धिक पृथक्करण बहुत करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअली एनालिसिस करने लग जाते हैं कि ये चीज़ में क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका भी कोई मतलब नहीं है। या फिर मनोशास्त्र, मनोविज्ञान जो है उसका शास्त्र है, उसके सिद्धांत है, उसको लेकर फिर बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अस्तित्व की वास्तविकता है, उसका इनकार कर देती है। तो ये 3 शर्तों का पालन करना है, तो हमें पतंजलि की जो सूचना है उसकी फिर मदद मिलती है। All the above conditions imply freedom from the so-called mind of man. It means freedom from influences past and present. तो तीनों अगर ऊपर की ये कंडीशनों को हम इम्प्लाई करते हैं, तो फिर हमें जो है हमारा जो सो कॉल माइंड है, हमारा मन है, जिसके हम निजात पा सकते हैं, उसे हम फ्रीडम पा सकते हैं। और फ्रीडम क्या है कि इन्फ्लुएंस पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पास्ट और प्रेजेंट है, मतलब भूतकाल। अब मन किसको कहेंगे? हकीकत में मन जो है वो तावरिया जी के सिस्टम में तो हम समझते हैं कि मन अलग है, चित्त अलग है, पर नॉर्मल कोर्स में जिसको मन कहा जाता है, तो मन मतलब क्या है कि जो चीज़ अंदर एक कुछ चीज़ों को हमने गृहित कर लिया, संग्रह कर लिया और मेमोरी बना ली। जो चीज़ मेमोरी बन गई इसको ही हम मन कहते हैं ना। मन किस रूप में काम करता है? तो मन हमेशा जो है वो एक मेमोरी का हमेशा उपयोग करता है। हम जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तब भी हम मेमोरी का उपयोग करते हैं, या डे ड्रीमिंग करते हैं तब भी हम मन का उपयोग करते हैं। तो मन का मतलब यही है कि जो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर ये चीज़ों हमने जो पकड़ के रखी है, इसको माइंड ऑफ मैन कहते हैं। तो इससे हमें निजात पाना है, इससे हमें मुक्त होना है। Woven into the mind's fabric is his culture, which is conditioning or influences from the past. His education loaded with the false knowledge, except technical information. The signs and symbols of religion, which block men from leading a natural life of love and sanity. The modern version of religion in the shape of present day socio-economic ideologies, at the altar of which millions have been sacrificed. All this is the conscious mind of man. All we need to do consciously is to reject it. अब माइंड क्या है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ उन्होंने इन्वॉल्व किया है। कि जैसे कि यहाँ क्या कहते हैं कि woven into the mind fabric is the culture, which is the conditioning or influences from the past. मतलब कि मन के धागों से जो हमने बुनात की है, वो जो कल्चर उससे जो बनता है, हमारी संस्कारिकता जो बनती है, जो भूतकाल की असर या स्थिति है, वो एक भूतकाल की असर, जिसको हम संस्कारिता कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, पर वो एक भूतकाल की एक असर या वो स्थिति है, कंडीशनिंग है। फिर जो दूसरी बात आती है कि हिज एजुकेशन लोडेड विथ फॉल्स नॉलेज एक्सेप्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो दूसरी बात ये है कि उसकी जो शिक्षा है वो कृत्रिम मिथ्या ज्ञान से भरी हुई है, फॉल्स नॉलेज है, कृत्रिम मिथ्या ज्ञान उसके अंदर भरी हुई है। पर उसके अंदर एक ही ये बात है कि टेक्निकल ज्ञान है उसको छोड़कर, क्योंकि टेक्निकल ज्ञान जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल ज्ञान नहीं है। टेक्निकल ज्ञान जरूरी है हमें, बाकी जो हमारा साइकोलॉजिकल ज्ञान है वो हमें दिन भर में परेशान करता रहता है। हमें रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है वो तो हमें याद रहना चाहिए, उसकी मेमोरी होनी चाहिए। पर कल उस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा था और उसने क्यों कहा था, अगर इसकी मेमोरी बन जाती है तो फिर अंदर गड़बड़ी चालू हो जाती है।
इससे हमें डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग हमारा चालू हो जाता है। तो वो इसके ऊपर से हमें ये जो फॉल्स नॉलेज का हमें एजुकेशन मिलता है, उससे हमें मुक्त होना है और ये भी मन का एक भाग बन जाता है। फिर द साइन एंड सिंबल्स ऑफ रिलीजन विच ब्लॉक मैन फ्रॉम लीडिंग ए नेचुरल लाइफ ऑफ लव एंड सैनिटी। अब तीसरी बात ये है कि ये जो धार्मिक निशानियाँ हैं, साइन एंड सिंबल्स, तो ये धार्मिक निशानी और प्रतीक जो है वो व्यक्ति को प्रेम और शांतपन भरी जिंदगी से रोकता है। जितने हम धार्मिक निशानियों को पकड़ के बैठते हैं, इतने अंदर हमारे अंदर जो है वो प्रेम को वो रोकने का काम करता है। हमारे अंदर जो शांतपन समझ जो आनी चाहिए वो उसको रोकता है। और इसी तरह हमारा मन का निर्माण इस तरह ये चीज़ों से होता है। ये सारी चीज़ों हमने धार्मिक सिंबल के नाम में मन में पकड़ के रखी है और फिर इससे ही हम बंध जाते हैं। इसके अलावा द मॉडर्न वर्जन ऑफ रिलीजन इन द शेप ऑफ प्रेजेंट डे सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज एट द ऑल्टर ऑफ विच मिलियंस हैव बीन सैक्रिफाइस। अब धर्म का आधुनिक रूप जो है, मॉडर्न रूप में, जो आज की सामाजिक आर्थिक विचारणा का संस्करण है, जिसकी वेदी पर लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। तो आज की सामाजिक आर्थिक विचारणा का एक संस्करण बन गया है, एक शेप, एक रूप बन गया है। इसके अंदर लाखों लोग जो है वो बलिदान देते हैं। इस तरह की धर्म के हम देखते हैं कि धर्म के नाम के ऊपर कितना सारा लोग खून बहाते हैं, कितनी झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो ये धर्म का आधुनिक रूप जो है वो इस तरह का हो गया और उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक विचारणा भी आ गई। मतलब धर्म खाली एक भगवान के बारे में नहीं, पर सामाजिक और आर्थिक विचारणा भी उसके अंदर आ गई है और इन सब के लिए लोग अपना बलिदान देने से भी रुकते नहीं हैं। ऑल दिस इज द कॉन्शियस माइंड ऑफ मैन। ये सारी चीज़ें जो है वो इससे हमारा जागृत मन बनता है, हमारा मन बनता है और हमें इसे जागृति पूर्वक इनकार करना है। ऑल वी नीड टू डू कॉन्शियसली इज टू रिजेक्ट इट। उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोकल माइंड है हमारा, उससे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है और जो मन में ये सारा कुछ हमने भरा है, हर चीज़ जो भरी हुई है, उनसे हमें निजात पाना है, हमें इससे मुक्त होना है। पतंजलि's remarkable aid is 3SRB। अब पतंजलि का ने जो हमें एक सबसे बड़ी जो मदद दी है, एक असाधारण रिमार्केबल जो मदद दी है, वो क्या है? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। और ये अभी तो हम एक सेंटेंस के रूप में इसको हम जानते हैं, मानते हैं, पर जो लोग 3SR में जितने डीप में जाते हैं उन लोगों को फिर आश्चर्य होता है कि ये 3SR भी क्या नहीं कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, इतनी गहराई के अंदर व्यक्ति को ले जाता है और इतनी गहराई से और धीरे धीरे करके इतनी सफाई करता है और एक पॉइंट के ऊपर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो अभी भी हम करते हैं इतने सालों से, पर इसकी सही मायने में तो वैल्यू नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हमने अभी एक रियल सेंस में उसका टेस्ट ही नहीं किया है। अगर आप 5-6 घंटा 7-8 घंटा इसको चलाते, 24 घंटा तो दूर की बात है, 7-8 घंटा भी अगर 3 स्टेप आपका चलता है दिन भर के अंदर, तो इसका एक टेस्ट क्या है, इसकी एक मदद हमें किस तरह मिलती है। और हम जो हमारे मन से ही बंधे हुए हैं, जो हमारा मन हमें बार बार परेशान करता है, उससे मुक्ति का इस दुनिया में इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं है। इससे इफ़ेक्टिव जो है, असरकारक कोई मदद ही नहीं है जो हमें पतंजलि ने दी है। हालांकि हमें तो तावरिया जी ने दी है, क्योंकि पतंजलि की परंपरा से ये चीज़ आई हुई होगी, पर उसका हमारे लिए तो इसको जो अनफोल्ड किया वो तावरिया जी ने किया है। तो पूरे जगत के लिए एक अनुपम चीज़ तावरिया जी ने हमें दी है
और एक ही चीज़ है जो हम 24 घंटे कर सकते हैं, और कुछ नहीं 24 घंटे कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 3SRV को प्रोलॉन्ग करते 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 हम 3SRV तक 24 घंटे तक ले जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम द ब्रेन with its river of thought to organic experience, he moves from the latter to former. अब पतंजलि ने क्या किया है कि जो ब्रेन की विचारों की नदी जो हमारे अंदर बह रही है, विचारों की नदी ब्रेन से बह रही है, और जो उसका जो ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस है वो ब्रेन की विचारों की नदी ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस की ओर बहनी चाहिए। इसके बदले क्या होता है कि ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस से ब्रेन की ओर बहती है। तो ये हम आगे देखेंगे, इसका संबंध जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस मतलब क्या। सपोज श्वास जो है कौन चला रहा है, डायफ्राम चला रहा है, तो डायफ्राम का जो चलना है वो एक हमारा ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस है, और ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस की ब्रेन के विचारों के ऊपर असर पड़ती है। तो इस तरह ये जो है वो हकीकत में ये ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस से ब्रेन की और ये विचारों की नदी बहनी है। और ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस मतलब कि हमारे अंदर ये सारे जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम सब चल रही है, शरीर की गतिविधि चल रही है, उनका जो अनुभव है, और उसके अंदर एक डायफ्राम भी है जो हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। It is possible because thinking and breathing are closely related. A discovery made by many ancient sages and developed by Patanjali. तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ब्रीदिंग और थिंकिंग पॉसिबल है, इसीलिए हम इसका प्रभाव, अगर डायफ्राम को हम चलाते हैं तो उसका प्रभाव हमारा ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है, और अगर ब्रेन जिस तरह चलता है उसका प्रभाव डायफ्राम के ऊपर पड़ता है। जिसका डायफ्राम रिदमिक ऑर्डर में नहीं चलता है तो फिर जो ब्रेन है उसका प्रभाव उसके डायफ्राम के ऊपर चलता है। मतलब ब्रेन में जिस तरह के विचार चलते हैं, अगर गलत विचार चलने लगे तो फिर डायफ्राम भी फास्ट चलने लगेगा, डायफ्राम फास्ट चलेगा तो श्वास भी फास्ट हो जाएगा। इससे विपरीत ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस के अंदर अगर हमारा डायफ्राम को हम रिदमिक बनाते हैं, स्लो बनाते हैं, 12 टाइम्स 1 मिनट में 12 बार ही इसको चलाते हैं, तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस इस तरह का बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस जिसको कहें, या इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस हमें होता है, और यही चीज़ 3SRV के लिए भी एप्लीकेबल है। ये ब्रीदिंग इज स्टेडी, रिदमिक एंड सिंक्रोनाइजेस विथ सर्टेन टाइम साइकिल्स for reasons to be discussed later in conjunction with breath and prana, and is in the state continuously for 24 hours over a period of time. It opens door to cleansing the river of thought. तो अगर हमारा ब्रीदिंग जो है, हमारा श्वास जो है वो स्टेडी चल रहा है, रिदमिक चल रहा है, और फिर वो सिंक्रोनाइज होता है किसके साथ में, यहाँ बाद में बताने की बात की है कि प्राण और श्वास जो है उसको हमें सिंक्रोनाइज करना है। तो 12 यहाँ सर्टेन टाइम साइकिल क्या है, तो सर्टेन टाइम साइकिल क्या है हम जानते हैं कि 12 साइकिल्स है। तो 1 मिनट में 12 बार श्वास लेते हैं हम फिजिकली, पर उसके द्वारा हम जो प्राण जो अंदर एस्ट्रल में चल रहा है उसके साथ में हमें सिंक्रोनाइज करने का हम प्रयत्न करते हैं। तो एक और श्वास है, एक और प्राण है, और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हम 3 स्टेप रिदमिक द्वारा करते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर ये 24 घंटे इस तरह चलते हैं तो ये जो हमारा रिवर ऑफ थॉट है, विचारों की नदी है, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि विचारों की शुद्धि, क्योंकि विचारों की शुद्धि के लिए सीधी कोई मेथड ही नहीं है हमारे पास। चाहे आप मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, पर विचारों की शुद्धि इतनी मुश्किल बात है। विचारों को शुद्ध किस तरह किया जाएगा? वहाँ तो कोई ऐसा कोई झाड़ू पोंछता नहीं है कि वहाँ झाड़ू लगा दिया और साफ हो गया। वहाँ एक ही चीज़ पहुँच सकती है, रिदम पहुँच सकती है। और अगर रिदम 24 घंटे चलाते हैं
तो फिर ये विचारों की नदी जो है वो अपने आप में शुद्ध होती जाएगी। पतंजलि कॉल्स दिस रिफाइनमेंट ऑफ थिंकिंग, उसको ही पतंजलि रिफाइनमेंट ऑफ थिंकिंग कहते हैं, विचारों की शुद्धि कहते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज the four centers IESM do not meet the incoming impulses headlong loaded with arbitrary directives but move with manageable speed and better rhythm and on a continuous basis। अब जब इस तरह हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे IESM केंद्रों के ऊपर जो नॉर्मल कोर्स में जो एक इनकमिंग इम्पल्स का एक बॉम्बार्डमेंट होता ही रहता है, चारों केंद्रों के ऊपर कांस्टेंट इम्पल्सिस जो लोडेड इम्पल्सिस हमारे अंदर आते रहते हैं। और वो इम्पल्सिस के अंदर क्या होता है, आर्बिट्ररी डायरेक्टिव्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी सूचना हो, आप कुछ सूचना हो, ऐसी आर्बिट्ररी बनी हुई सूचना हो जो है, उससे ये इम्पल्सिस बने हुए होते हैं और उसको वो IESM के केंद्रों के ऊपर नॉर्मल कोर्स में वो हैवी रूप में चलते रहते हैं। पर जब 3 स्टेप करते हैं तो हम फिर इसकी स्पीड को मैनेजेबल बना देते हैं और ये रिदम हमारे साथ में होती है, कंटिन्यूस रिदम होती है। तो उसके कारण IESM केंद्रों भी जो है वो इतनी स्पीड से उसको काम नहीं करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो ही हमारा अटेंशन डेवलप होता है और फिर हमारा इसके द्वारा हम अंदर की ओर देख सकते हैं। ब्रीदिंग इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग बिकॉज मैन इज ए सिंगल जेस्टल्ट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। अब थिंकिंग जो है वो, ब्रीदिंग जो है वो थिंकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमारा श्वसन जो है उसकी असर हमारा विचारों के ऊपर भी होती है, क्योंकि हमारा जो एक बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो एक एकम के रूप में है। जेस्टल मतलब कि एक समष्टि के रूप में, मतलब दोनों चीज जो है वो एक है, एक रूप में ये दोनों हैं। और इसीलिए थिंकिंग का प्रभाव ब्रीदिंग के ऊपर पड़ता है और ब्रीदिंग का प्रभाव थिंकिंग के ऊपर पड़ता है। When this happens, reactions are replaced by responses। अब जब ये इतना सारा काम हो जाता है तब फिर हमारे अंदर रिएक्शंस उठना बंद हो जाता है और रिस्पॉन्सेस चालू होता है। मतलब जो ऑटोमेटिक हमारे ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया हम करते रहते हैं, जो भी सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, और हर चीज़ के अंदर हमारे एक रिएक्शंस होते हैं। तो ऑटोमेटिक रिएक्शंस के बदले में फिर हमारे अंदर रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक नेचुरल पोज भी होता है, क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्स तब आता है कि एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अभी बंद हो गए हैं और एक वहाँ पोज आया है और उसके कारण हमारे अंदर रिस्पॉन्सेस बनना चालू हो जाता है। इन रिएक्शंस द 4 सेंटर्स वर्क at high speed and in a manner that is automatic, that is in a state of unawareness। अब रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि चारों केंद्र जो है वो बहुत स्पीड से चलते हैं। जो इंटेंसिटी बनती है, एक विचार दूसरा विचार, इसके ऊपर इसकी इंटेंसिटी बनती ही जाती है और ये चारों केंद्रों को फटाफट एकदम स्पीड में काम करना पड़ता है और ऑटोमेटिक काम करना पड़ता है। वहाँ कोई हमारी सोच नहीं है या वहाँ तो हमारी अवेयरनेस भी नहीं है। हम देख भी नहीं सकते, न जान सकते कि किस तरह ये चारों केंद्र काम कर रहे हैं, एक के बाद एक में कौन से विचार में कौन सा सेंटर का इन्वॉल्वमेंट है, क्या हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी जन्मी है, कम जन्मी है, ज़्यादा जन्मी है, प्लस इंटेंसिटी जन्मी है या माइनस इंटेंसिटी जन्मी है, कुछ हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये जो है वो स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस का है। जब स्थिति चेंज होती है, 3SRB गहराई से होता है और व्यक्ति के अंदर एकदम शांत गहरी अवस्था उत्पन्न होती है, तब वो उसकी अवेयरनेस बढ़ती है और तब उसको पता चलता है कि नहीं अभी ये IESM किस तरह काम कर रहा है, वो फिर देख समझ सकता है।
The intellectual center I is relatively dormant, and the emotional and sex centers E and S are loaded with moods and desires artificially imposed by society, as man is still in a state of semi-somnambulism, however outwardly active he may appear. अब जो व्यक्ति जो है उसके अंदर जो 4 केंद्र है वो किस तरह काम करते हैं, तो आई सेंटर जो है इंटेलेक्चुअल सेंटर है वो रिलेटिवली डोरमेंट है, वो सापेक्ष रूप में वो सुषुप्त अवस्था में, इंटेलेक्चुअल सेंटर ज़्यादा काम नहीं। और वो भी हमने इनर डिसिप्लिन में देखा था कि भाई ये हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूम करता है इम्पल्सिस को वो है इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर, दोनों की स्ट्रेंथ बहुत है और दोनों का डोमिनेंट भी बहुत है। इसलिए हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो नॉर्मली सुसुप्त में डोरमेंट रहता है। इमोशन एंड सेक्स सेंटर वो मूड्स और डिज़ायर से लोडेड है। हमारे अंदर जो मूड्स होते हैं, मिजाज होते हैं और इच्छाएं जो प्रकट होती है, और ये सारी चीज़ें भी जो है वो सोसाइटी से हमारे ऊपर इम्पोज हुई है। हमारे मूड डिज़ायर वगैरह सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर इस तरह का मूड डिज़ायर वगैरह बनते रहते हैं। और वो चीज़ जो है वो हमारे ये इमोशनल और सेक्स सेंटर इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों के अंदर। एज मैन इज स्टिल इन ए स्टेट ऑफ सेमी somnambulism, however outwardly active he may be appear। अब व्यक्ति बाहर से तो ऐसी लगती है कि जैसे कि वो एकदम कामकाज में डूबी हुई है, एक्टिव अवेयरनेस से कि मानो कि कर रही है, पर ऐसा नहीं है। वो सेमी सोमाबिलिज्म की स्थिति के अंदर होता है, मतलब कि एक अर्धनिद्रा की जिस तरह की स्थिति होती है इस तरह की स्थिति में व्यक्ति जीती है। तो कभी भी ये मत देखना कि कोई व्यक्ति एक्टिव है, भागा भागी कर रही है, बहुत अच्छी तरह कामकाज कर रही है, इसका मतलब कि अंदर से वो जागृत है, ऐसा नहीं है। वो ये सोमनाम्बुलिज्म की स्थिति के अंदर ये व्यक्ति हो सकती है। As for example, hatred for the enemy injected into the emotional center by political leaders in the name of an arbitrary morality called patriotism, or constantly evoking the sex center in relationship to objects and events that have no essential relationship to it, etc. अब यहाँ ये इमोशनल और सेक्स सेंटर किस तरह काम करते हैं उसके संदर्भ में एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे कई जो लोग हैं वो इमोशनल सेंटर को भड़काने का काम करते हैं, और एक है हमारे जो लीडर्स होते हैं वो देशभक्ति के नाम के ऊपर हमारे अंदर एक इस तरह इमोशंस का एक ये इंजेक्ट करते हैं, इस तरह के हमारे इमोशंस को भड़काने का काम करते हैं और व्यक्ति को इस तरह खींच लेते हैं। और जैसे कि एक टाइम था कि हिटलर ने ये काम बहुत अच्छी तरह किया था। हिटलर ने उस समय जर्मनी के लोगों को इतना भड़काया था देश प्रेम के नाम पर, पेट्रोटिज्म के नाम के ऊपर, और लाखों लोगों का बलिदान इसके अंदर हो गया था, और अल्टीमेटली उसका कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं था। इसी तरह कई बार हमारे धार्मिक नेता होते हैं वो भी इसी तरह हमारे अंदर ये इमोशनल सेंटर को एक हैट्रेड से भर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं इमोशनल सेंटर के अंदर ये इस तरह की हैट्रेड, और फिर लोग एक दूसरों के साथ झगड़ने लगते हैं, धर्म के नाम पर मारामारी करते हैं, खून बहाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा एक इमोशनल सेंटर का एक्सप्लॉयटेशन है। हमारा इमोशनल सेंटर इतना वीक है कि लोग इसको एक्सप्लॉइट कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम इसको एक्सप्लॉइट होने देते हैं, और ऐसी चीज़ों के अंदर हम फिर इसमें नुकसान तो आफ्टर ऑल हमारा ही जाता है। इसी तरह सेक्स सेंटर के लिए भी हम देखते हैं कि आजकल जो
एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, तो भी सेक्स सेंटर्स का इतना उपयोग उसके अंदर होता है, व्यक्ति का इस तरह का एक दिखावा चीज़ों के लिए, जो चीज़ों की इससे लेना देना नहीं है, इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, इस तरह का शो ऑफ किया जाता है, जैसे कि वो चीज़ से ये उसको कुछ लेना देना है। तो ये भी हम देखते हैं कि भाई इस तरह की जाहिरात व्यक्ति को लुभाने के लिए और हमारे सेक्स सेंटर को बिगाड़ती है। ना कोई उस जो चीज़ जो उसमें बताई जाती है खरीदने के लिए, उस चीज़ का उससे लेना देना कुछ है ही नहीं, फिर भी खाली सेक्स सेंटर को भड़काने के लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। इन रिस्पॉन्स दिस इम्पैक्ट्स बिकम लेस एंड ग्रेजुअली डिसअपियर। अब जब रिस्पॉन्स होता है हमारे अंदर, एक प्रतिभाव आता है, तो फिर इस तरह की जो इमोशनल और सेक्स सेंटर का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। When this happens, man is left with what he already has, that is a natural brain capable of organic growth and appropriate response to the challenges of life. अब जब ये होता है, इस तरह की उसका IESM केंद्रों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, इंटेलेक्चुअल सेंटर डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है कि जो अपने आप में वो है, वो जो खुद है, वही फिर चीज़ बाहर आती है। मतलब जो कुछ जो इम्पोज किया गया नहीं, पर जो ऑलरेडी उसके अंदर है, जिसको हमने देखा था डिस्कोसिस में तावरिया जी, उसको जो हमारे अंदर की इनहेरेंट डिज़ाइन कहते थे, कि इनहेरेंट डिज़ाइन जो हमारे अंदर है वो ओरिजिनल है, और ये सारी चीज़ें बाहर की जो बनावट है वो जब निकल जाती है, तब फिर ये ओरिजिनल इनहेरेंट डिज़ाइन जो है वो फिर एक बार आती है, और व्यक्ति फिर उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब उसका पूरा शरीर का, मन का, सब प्रकार का उसका ग्रोथ इसका होता है। उसका ब्रेन जो है वो नेचुरली काम करने लगता है, और इस तरह इतना डेवलप होता है, तो फिर वो व्यक्ति जीवन के अंदर जो जो हमें चैलेंजेस आते हैं, जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, उसका सामना करने की हमारे अंदर ताकत आती है। मतलब कि IESM केंद्रों का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है कि जीवन के अंदर जो जो कुछ तकलीफ़ें आती हैं उसको सहने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए, और इन सब के अंदर आफ्टर ऑल सबके लिए रोल तो किसका है? 3SRB का है, क्योंकि 3SRB पतंजलि के जो एड है इसको हमने लिया और धीरे धीरे करके हमने IESM केंद्रों को बैलेंस किया, तो फिर जीवन की जो ये परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति में भी हम इसको इसके अंदर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फ्री ऑफ इंटरवेंशन, कॉन्शियसली एक्सेप्टेड और अनकॉन्शियसली driven into him, he returns to his natural state, he becomes what he already is। तो उसके अंदर जो एक हस्तक्षेप, हम जब चीज़ों को बाहर से डालते हैं तो एक प्रकार का एक इंटरवेवन होता है, एक प्रकार का इंटरवेंशन होता है, मतलब कि एक हस्तक्षेप करते हैं हमारे अंदर, और वो कॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली होता है, किसी तरह इस तरह का होता है। पर इन सारी चीज़ों से फिर हम धीरे धीरे करके मुक्त हो जाते हैं, और एक हमारा जो नेचुरल स्टेट है, जो हम है पहले से ही है, वो चीज़ जो हमारे अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है नेचुरल, वो स्थिति फिर धीरे से बाहर आती है। तो हमें जहाँ पहुँचना है या जो चीज़ को बाहर निकालना है, वो चीज़ तक हम धीरे धीरे करके पहुँच जाते हैं, और ये इसके अंदर 3SRB का सबसे बड़ा योगदान रहता है। पतंजलि affirms that man's intrinsic structure is sane and healthy। अब पतंजलि खास भारपूर्वक कहते हैं कि भाई व्यक्ति का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो उसकी रचना है, उसका ढांचा है, वो तो
एकदम तंदुरुस्ती भरा होता है, और एक सेन होता है, मतलब सांत्वना वाला, समझ वाला, विजडम वाला, इस तरह का उसका अंदर का स्ट्रक्चर है। इफ मैन इज अनहैप्पी एंड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ सेल्फ एंड अदर्स, इट इज ड्यू टू द इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम जो जीते हैं उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, हम दुखी है, अनहैप्पी है, हमसे खुद से भी हम दुखी है, अनहैप्पी है, या फिर दूसरों के लिए, दूसरों के द्वारा हम अनहैप्पी है, तो उसका मतलब यही हुआ कि कोई बाहर से कोई चीज़ का हस्तक्षेप हमारे अंदर हो रहा है। जब हमारे ये चीज़ बाहर से हस्तक्षेप नहीं होता है तो अपने आप से ही खुश रह सकते हैं, और दूसरा भी कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पर ये आउटसाइड का जो ये इंटरवेंशन है वो हमारे अंदर एक अनहैप्पी स्थिति को निर्माण करता है। He must throw them out consciously as far as he can do so। तो ये बाहर के जो कुछ हस्तक्षेप है, बाहर से जो चीज़ें आई है या उसने खुद बनाई है, उसके अंदर उसने खुद अपने आप से सारी चीज़ों से भर लिया है, इन सारी चीज़ों को उसको निकाल फेंकनी है और उससे फ्री हो जाना है जितना हो सके इतना। इसलिए बात यहाँ बार बार आती है ना, अनलर्न की बात आती है, या बात आती है भिक्षु एम्प्टी द बोट की, कि जितना हम अंदर से खाली होते जाएंगे इतना हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो स्टेट है वो ओरिजिनल स्टेट में हम जा पाएंगे। फॉर दोज that are driven deep into his unconscious as emotional debris and which he therefore cannot touch, पतंजलि suggests 3 SRV। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने अनकॉन्शियस के अंदर डीप में चले जाते हैं, और ये अनकॉन्शियस कैसा है कि इमोशनल डेब्रिज से भरा हुआ है। हमारे अंदर जो भावात्मक एक प्रकार का कचरा, भंगार अंदर इकट्ठा हो गया है अनकॉन्शियस के अंदर, और वो फिर ऐसी व्यक्ति को कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसी व्यक्ति के लिए 3SR भी बहुत उपयोगी है। तो मतलब कि जिनका अनकॉन्शियस बहुत गलत चीज़ों से भरा हुआ है, इनके लिए तो ये 3SR भी एक वरदान रूप हो सकता है। इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी हैज corded him that deeply, more influence, more moral advice, more religious sermons, more psychiatric labels, more mind drugs and psychosurgery will only make matter worse, not better। अब जो सोसाइटी की जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर जो पड़ती है, और उसके कारण अगर हमारे अंदर एक खामियाजा आ जाता है, कुछ अंदर एक प्रकार का घसारा लग जाता है, तो उसके लिए जो हम कुछ भी करते हैं, जो हम एक जैसे कि मॉरल एडवाइस लेते हैं या धार्मिक उपदेश का हम पालन करते हैं, या फिर साइकियाट्रिस्ट की चीज़ों का उपयोग करते हैं, या फिर मन के लिए दवा खाते हैं अलग अलग प्रकार की, और साइको सर्जरी का हम उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसको और ख़राब कर देती है। उससे कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है, पर इस चीज़ उसको वर्ष बना देती है। तो इसलिए जब ये जहाँ ये सारी चीज़ें फेल होती है वहाँ हमें 3SR भी मदद करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो साइकिक केस होते हैं, साइकोलॉजिकल केस होते हैं, या दूसरी प्रकार की धार्मिक दबाव के कारण व्यक्ति जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जब हम इनको 3SR भी कराते हैं तो हम कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके एक रिजल्ट देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आ जाती है, जो उसके अंदर नेगेटिविटी चलती रहती है उससे वो व्यक्ति बाहर आ जाती है। तो 3SR भी का रोल यहाँ एक बहुत अच्छे रूप में हमें देखने को मिलता है। इफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी हैज गॉन डीप इनटू हिज सोमा, let the
later be cleansed by somatic approach, which is 3SRB. अब सोसाइटी की इन्फ्लुएंस अगर किसी तरह हमारे ऊपर बहुत पड़ी हुई है और वो हमारे शरीर को भी बिगाड़ दिया है उसके द्वारा, सोमा मतलब शरीर और सोमेटिक अप्रोच मतलब शरीर का मार्ग जो है उसका, तो उसको शरीर के मार्ग को हमें क्लींस कर देना है और वो काम जो है वो 3SRB करता है। तो मन के स्तर पर भी काम 3SRB करता है, शरीर के स्तर पर भी काम करता है, और जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं मतलब मनोदैहिक रोग, जिसका कारण मन के अंदर है और जो प्रगतिकरण शरीर के ऊपर हुआ है। जैसे बहुत सारे डिसीजेज है आजकल, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि काफ़ी सारे डिसीजेज साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ एक साइकोसोमेटिक डिसीज है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है वो भी साइकोसोमेटिक डिसीज है, और इसके अलावा बीपी जो व्यक्ति के अंदर रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइकोसोमेटिक है, मतलब कि वो रोग का कारण मन के अंदर पड़ा है। अब हम ट्रीटमेंट तो सिर्फ शरीर की करते हैं, तो शरीर की ट्रीटमेंट अकेली करेंगे और मन की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो डिसीज किस लिए कैसे जाएगा। इसीलिए जिंदगी भर हमें दवा खानी पड़ती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बीपी हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम मन की ट्रीटमेंट तो करते ही नहीं है, शरीर की ट्रीटमेंट दवा खा के करते हैं, तो आधी ट्रीटमेंट हुई, आधी ट्रीटमेंट तो है ही होती ही नहीं है। इसके कारण वो रोग जो है वो प्रोलॉन्ग होता जाता है। पर अगर 3SRB करते हैं तो 3SRB का प्रभाव हम जानते हैं शरीर के ऊपर भी पड़ता है और मन के ऊपर भी पड़ता है, तो दोनों की ट्रीटमेंट साथ साथ में हो जाती है और व्यक्ति साइकोसोमेटिक डिसीज से मुक्त हो जाता है। Since thinking and breathing are obviously closely related, let breathing inject harmony to help the brain into a state of quietism, and since such breathing is not an exercise but a different original way of breathing, this effect is continuous. अब थिंकिंग और ब्रीदिंग हम जानते हैं कि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्लोजली रिलेटेड है। इसलिए जो ब्रीदिंग द्वारा हम हमारे अंदर एक हार्मोनी को लाते हैं, हार्मोनी समाधिता हमारे अंदर जब आती है तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर फर्क पड़ता है और ब्रेन की स्थिति एक इसके अंदर एक स्टेट ऑफ क्वाइटिज्म, एक शांति की स्थिति ब्रेन के अंदर निर्माण होती है। और दूसरी बात ये कि ये ब्रीदिंग जो है 3SRB जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, पर एक अलग प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक है, या जिसको कहें कि हम ओरिजिनल हमारी ब्रीदिंग टेक्निक है, क्योंकि हम जब जन्मते हैं तो इसी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ जन्मते हैं, इसी रिदम के साथ जन्मते हैं। इसीलिए जब ये 3 स्टेप हम करते ही जाते हैं तो इसका शुभ प्रभाव हमारे अंदर कंटिन्यूअसली रह सकता है। We are moving not from thinking into experiencing, but from experiencing into insight, which can then be verbalized. तो हम जो थिंकिंग से अनुभव की ओर नहीं जाते हैं, पर हम अनुभव से इंसाइट की ओर जाते हैं। हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि खुलती है, जैसे जैसे अंदर एक अनुभव होता जाता है तो हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि खुलती जाती है, और वो फिर अंतर्दृष्टि से जो हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम वर्बलाइज भी कर सकते हैं, मतलब उसको शब्दों के द्वारा, शब्दों का रूप देके उसको हम प्रकट भी कर सकते हैं। वी आर नॉट रिप्लेसिंग लोडेड थिंकिंग विथ समथिंग एल्स। तो यहाँ कोई जो थिंकिंग, लोडेड थिंकिंग है, उसको रिप्लेस करने का है ही नहीं। यहाँ हम जो एक एक्सपीरियंस करते हैं और इंसाइट को हम डेवलप करते हैं, यही हमारे 3 स्टेप द्वारा होता है। वी आर ओनली क्लिनसिंग द रिवर ऑफ थॉट so that the natural sanity of the brain can function once again and involve in a natural manner. तो जब हम कुछ रिप्लेस नहीं करते थिंकिंग के बदले, पर कि जो थिंकिंग की प्रोसेस है या जो रिवर ऑफ थॉट है, उसको ही हम शुद्ध करने का काम करते हैं।
और इसको हम शुद्ध करते हैं तो हमारे अंदर ब्रेन की एक नेचुरल सैनिटी की स्थिति, एक ब्रेन के एक शांतपन की स्थिति, समझ की स्थिति जो है वो फिर से हमारे अंदर निर्माण हो जाती है और हम एक नेचुरल वे के अंदर, नेचुरल मैनर में हम फिर धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं। With order and rhythm, the 3 IES centers can evolve into natural human qualities. अब जब रिदम आता है और एक ऑर्डर, एक व्यवस्था आ जाती है हमारे अंदर, तो क्या होता है कि ये तीनों केंद्र जो है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेक्स सेंटर, वो दोनों जो है वो हमारी जो सही क्वालिटीज़ है, एक व्यक्ति के अंदर सही क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, क्योंकि IES आफ्टर ऑल तो हम जानते हैं कि वो सत्व, रजस और तमस ही है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि ये सत्व, रजस, तमस का जो रेशियो है उसको हम फिर से ला सकते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है वो हम इवॉल्व कर सकते हैं। तो 2:4:8 का जो रेशियो है हमारा IES का या ISM का, उसको हम फिर से 5:2:1 के अंदर ला सकते हैं। उसकी जो क्वालिटीज़ है इस तरह हम रिदम से और ऑर्डर से चेंज कर सकते हैं। पतंजलि सेज दैट देयर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। तो ये जो केंद्र अगर बैलेंस में आते हैं तो उसकी पोटेंशियल जो है, उसकी क्षमता है, वही कुछ और हो जाती है, वो इतनी बढ़ जाती है कि अनलिमिटेड हो जाती है। ये चारों केंद्र जो है, जो पहले एक तूफान से घिरे होते थे और हमें परेशान करते थे, वही जब बैलेंस में आ जाते हैं, अच्छी तरह काम करने लगते हैं, तो वो एक अनलिमिटेड क्षमता के साथ काम करते हैं। द लाइट ऑफ इंटेलिजेंस I can then burn with its own steady flame. Sex S can grow into love, and turbulent emotions E can subside into state of quiet and enlightened sensitivity. तो तीनों सेंटर जो है, ये सत्व, रजस, तमस या इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स सेंटर ही बदल जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो एक स्टेडी फ्लेम के रूप में काम करना चालू कर देता है। एक जैसे कि एक प्रज्ञा, तो एक स्टेडी समझ जिस तरह होती है इसके अंदर, एक प्रज्ञा के रूप में, एक फ्लेम के रूप में ये इंटेलेक्चुअल सेंटर काम करने लगता है। सेक्स सेंटर जो है वो जिसके अंदर कामना पड़ी हुई थी, वासना पड़ी हुई थी, वो अब प्रेम के अंदर वो उसका कन्वर्जन हो जाता है। वासना के बदले में प्रेम अंदर से उत्पन्न आने लगता है। और इमोशनल सेंटर के अंदर जो टर्बुलेंट, जो तूफान चलते रहते थे, वो सब शांत हो जाते हैं और सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं। हमारे अंदर सेंसिटिविटी कम है, सेंसिटिवनेस ज़्यादा है। तो जब इमोशनल सेंटर नेगेटिवली काम करता है तो सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है, और इमोशनल सेंटर जब पॉजिटिवली काम करता है तो हमारे अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती है। द सेम सेंटर्स दैट कॉज turbulence can then give a dynamic support to man's happiness and growth into new dimension. अब जो सेंटर, ये तूफानी सेंटर से, तीनों सेंटर्स में तूफान कुछ न कुछ चल रहा था, इतना हमें परेशान करता था, शांति से जीने नहीं देता था, वही सेंटर्स अब हमारे एक काबू में आ गए हैं, और वही सेंटर्स के कारण हम हैप्पीनेस और एक ग्रोथ को महसूस करते हैं, और एक नई दिशा के अंदर हमारा ग्रोथ फिर इसके कारण हो सकता है। तो ये केंद्रों का बैलेंस इस तरह हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, वो हमें डायनेमिक सपोर्ट करेगा। एट दिस स्टेज इट मे बी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द फाइंडिंग्स ऑफ द साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजिस्ट with what Patanjali says in the context of 3SRB. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट का एक साइंटिस्ट का ग्रुप है, और वो लोग भी अब ऐसी चीज़ों के ऊपर सब काम करते हैं, और इसकी
ऐसी चीज़ों का शुभ प्रभाव शरीर और मन के ऊपर किस तरह पड़ता है, तो वो लोग इसका रिसर्च करते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये पतंजलि का 3SRB है, उसका भी इसके ऊपर भी इस तरह का अध्ययन या संशोधन होना चाहिए, ये साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट से के द्वारा, और पता चले कि भाई 3SRB भी कितना प्रभाव या कितनी हेल्पफुल है हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए। यहाँ रुकते हैं, समय हो गया है इसलिए। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रणाम सर। सर आप वो कुछ बोल रहे थे ना कि एनर्जी ज्यादा रहती है, तो मतलब चक्र सोमैटिक वाला वो नहीं समझी मैं। कौन सा पॉइंट? सोमैटिक वाला बोल रहे थे, जैसे किसी का एनर्जी ज्यादा रहता है, सारा दिन काम कर रहा है। हाँ, वो तो ये है कि कई बार व्यक्ति ऐसी एक्टिव दिखाई देती है, पर वो वास्तव में वो अर्धनिद्रा की स्थिति में होती है। अर्धनिद्रा मतलब कि हम जानते हैं कि हम योग के अंदर किसको अर्धनिद्रा कहते हैं, या फिर हमारे अंदर पूरा होश नहीं है, हम बाहर से एक्टिव तो दिखते हैं, पर अंदर हमारी जागृति कितनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जिसको सेमी सोमनम्बुलिज्म कहते हैं, इसके अंदर व्यक्ति की वो फुल हार्टेडली या फुल अवेयरनेस के साथ जीती नहीं है। बाहर से दिखे चाहे ऐसे दिख सकती है, क्योंकि उसका ब्रेन काम करता है तो एक्टिविटी करेगा, वो भागा भागी भी करेगा, दिखाई ऐसा देगा कि एकदम एक्टिव व्यक्ति है, पर हो सकता है फिजिकली वो एक्टिव है, पर वो अंदर जागृति के स्तर पर कितना एक्टिव है, उसकी जागृति कितनी एक्टिव है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वो हमें देखना है, वो पॉइंट था। जी जी सर। ओके।